रेप के लिए भारतीय कानून में कितना सज़ा मुकर्रर है, माने कितना साल का सज़ा हो सकता है? देखिए, तो पहले तो मैं रेप के लिए ये बता दूं कि जिस तरह का ये ऑफेंस है इसमें 10 साल से लेकर के लाइफ टर्म तक की सज़ा है। तो इसमें न्याय मांगने वालों पर लाठी चलाया गया और उन लोगों पर जो है उल्टा एफआईआर रजिस्टर हुआ। इसको लेकर के क्या सज़ा जो है कानून में है और इन तमाम बिंदुओं पर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, समस्या तब होती है जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाते हैं। उन लोगों का स्टेटमेंट लिया जाना, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी पेंडिंग हैं। इस बीच में किसी तरह का स्टेटमेंट जो आता है तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता है। तो अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो उनके ऊपर इमीडिएट डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर फ्रेश एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को इनकम टैक्स की मदद लेनी चाहिए, टैक्स डिपार्टमेंट से पता करना चाहिए कि इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आया, क्या वाकई में इस तरह का मामला है कि इन लोगों के द्वारा देह का व्यापार किया जा रहा है। तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। आपका एक शब्द बड़ा मुझे यहाँ पर लगा कि पटना 38 जिलों का बोझ उठा रहा है। समस्या यहाँ है कि क्या ये होना चाहिए था? क्या हर ज़िले में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी जहां नीट की परीक्षा या फिर आईआईटी या फिर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की व्यवस्था हो पाए? कानून के अकॉर्डिंगली इन लोगों को क्या कुछ सज़ा मुकर्रर हो सकता है? रेप के केसेस में कोर्ट का रुख हमेशा से सख्त रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम ये हर मामलों में सुनते हैं, लेकिन उस सत्य के सहारा होते हैं अधिवक्ता और साथ में न्यायालय। तो हमारे साथ अधिवक्ता हैं, नाम है इनका मधुबेन मधुप, ये पटना हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उस मामला से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर के सवाल इनसे हम पूछेंगे जो नीट छात्रा मामला अभी पटना में चल रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको ये बताइए कि जिस मामले को सब लोग समझ रहे थे कि बेहद आसान है, ये एक बच्ची का जो है सुसाइड हुआ है, उसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान उसके परिवार ने खड़ा किया कि वो बच्ची 5 जनवरी को बड़े दिन के छुट्टी के बाद पटना लौटी, हॉस्टल में आई और उसके बाद अचानक से उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। और हॉस्पिटल जो है पहले ये कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, काउज ऑफ डेथ बताया गया कि पॉइजन है और सुसाइड है। बाद में पीएमसीएच के रिपोर्ट ने ये जारी किया, रिपोर्ट ने ये बताया कि उस बच्ची के बॉडी पर जो है मल्टीपल इंजूरीज है, उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है इंजूरी है और ये मामला कहीं ना कहीं दुष्कर्म के तरह जो है दिखने लगा। तो इन मामलों में किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है और कितना सजा हो सकता है डॉक्टर को, और सवालिया निशान जो एसएचओ पर खड़ा हो रहा है या वो हैवान जिसने सही में दुष्कर्म किया है, उसको क्या कुछ सजा मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब सुसाइड हुआ तो इट कम्स, जब उसका डेथ हुआ तो इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ एन अननेचुरल डेथ। उसका अननेचुरल डेथ हुआ और इसमें पुलिसी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था और जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है किसी को भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि न्यूज़ में भी आ रहा है और कई एक सोर्सेज से ये पता लग रहा है कि डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट दे दिया कि रेप की कोई घटना नहीं हुई। तो इस फेज़ में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साइड से या डॉक्टर्स के साइड से जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे या जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, इस तरह का स्टेटमेंट आना कि रेप नहीं हुआ या इस तरह की बात कही जानी, ये गलत है। ये इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता है। एक जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होता है ये उसका वायलेशन है। तो ऐसे लोगों पे जो इन द मिड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अपनी बात, अपना ओपिनियन दे रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ये गलत है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए और साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई जो है, कानून के अकॉर्डिंगली इन लोगों को क्या कुछ सजा मुकर्रर हो सकता है ऐसे? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का रेप जो होता है, इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट अ सोसाइटी। और कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर हु इज़ इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगर उसका वायलेशन करता है या फिर उसको इफ़ेक्ट करता है तो उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए। और ऑफेंसेस सच एज फैब्रिकेटिंग एविडेंस या फिर डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस या जो उस तरह का प्रावधान है जिसमें मुझे लगता है कि 2 साल से ऊपर तक की सज़ा है, उनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।
जिस पुलिस और प्रशासन विभाग पर तमाम लोगों को ये विश्वास होता है कि जब किसी के साथ गलत होगा तो प्रशासन जो है उनका सहयोग करेगी, प्रशासन से जो है प्रशासनिक विभाग से जो है एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बजाबते ये नोट करते हैं, ये बोलते हैं आकर के कि इस सिचुएशन में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, और जो लोग उस बच्ची के लिए न्याय का मांग कर रहे थे उन सारे लोगों पर लाठी चार्ज किया जाता है। कटघरे में खड़ी होती हैं एसएचओ रोशनी वर्मा, कटघरे में खड़े होते हैं एएसपी अभिनव, और साथ साथ एसएसपी पर भी सवाल होता है कि जब ये मामला इतना संवेदनशील था, दुष्कर्म जैसा मामला था, तो इसमें न्याय मांगने वालों पर लाठी चलाया गया और उन लोगों पर जो है उल्टा एफआईआर रजिस्टर हुआ। तो ये जो है जो ये किया गया, इसको लेकर के क्या सज़ा जो है कानून में है, और इन तमाम बिंदुओं पर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, समस्या तब होती है जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाते हैं। हम लोगों ने निर्भया कांड में, दिल्ली में जो घटना घटी थी निर्भया कांड, उसको भी लेकर के हम लोगों ने देखा था कि किस तरह का जनता का रोष सामने आया था, पूरा का पूरा देश एकत्रित हो गया था। इस बच्ची के साथ भी अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटी है जो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, और अगर लोग अपना रोष जता रहे हैं तो वो जायज़ है। पुलिस को उनके ऊपर कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इससे वो इस पूरी की पूरी घटना को दबा नहीं पाएंगे। वो जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा वो उतना ही उजागर होगा। और इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आई बिलीव ये करने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन को एक न्यूट्रल तरीके से ले जाएं। अब तो केंद्र सरकार का भी इस पे बहुत ही सख्त रुख आया है। जब ये नया पीनल प्रोविजंस आया है तो पीनल प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू वुमन, यानी वो कानून जो महिलाओं से संबंधित है, खास करके सच एज सेक्शुअल ऑफेंसेस, उसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए उसको पहले रखा गया है। तो ये सब दर्शाता है कि ऐसी बात नहीं है कि सरकार सीरियस नहीं है। और सरकार के जो तंत्र हैं, जैसे पुलिस हो गई और कोई तंत्र जैसे एसआईटी हो गई, जो भी टीम गठित किया गया, उनको सरकार की इस मंशा को ज़मीन पे लाना चाहिए। सरकार की मंशा है महिलाओं की रक्षा करना, और पुलिस का काम है कि अपने इन्वेस्टिगेशन को वो न्यूट्रल ढंग से ले जाए। और ख़ास करके उन लोगों पे, जैसा कि आपने अभी कहा कि डॉक्टर्स, कुछ ऐसे एक डॉक्टर थे जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया 3 दिन तक, डॉक्टर सतीश, व्हाट्सोएवर हिज नेम इज़, अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एक डॉक्टर के पद पे होते हुए उनका इस तरह का स्टेटमेंट देना, इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ एंडेड, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है, दोषी कौन है, सीसीटीवी, मुझे जहाँ तक पता चला है कि 200 से ऊपर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकाली गई है। तो वो सारे और जो स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में थे उन लोगों का स्टेटमेंट लिया जाना, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी पेंडिंग हैं। इस बीच में किसी तरह का स्टेटमेंट जो आता है तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता है। तो अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो उनके ऊपर इमीडिएट डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर फ्रेश एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। इस मामले से जुड़ी एक कड़ी ये भी है कि जो हॉस्टल संचालक हैं श्रवण अग्रवाल, उनके ऊपर में जो है आरोप लगाया गया है पीड़िता के परिवार के द्वारा। श्रवण अग्रवाल, नीतू अग्रवाल और उनका एक लड़का है आशु अग्रवाल, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये लोग लड़कियों का सप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है, इसकी बुनियाद उनके परिवार वालों के द्वारा ये दिया जा रहा है कि ये लोग 2018-19 के समय तक महज 4,4500 के किराए के कमरे पर रहते थे, और आज 2025 में इनके पास दर्जनों हॉस्टल्स हैं, करोड़ों के ये लोग जो है लोग बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें कि पटना एक अकेले शहर 38 जिलों का बोझ उठाता है, हर तबके के लोग, अमीर हों गरीब हों, हर तरफ के लोग जो है यहाँ अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं। ऐसे में पटना का इतना इनसिक्योर हो जाना कि बच्चियों का देह व्यापार शुरू हो जाए, और जो लोग सही में सप्लाई चैन के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए कानून में क्या सज़ा है? मुझे लगता है एक आपने बहुत अहम मुद्दा अभी उठाया है कि पटना, आपका एक शब्द बड़ा मुझे यहाँ पर लगा कि पटना 38 जिलों का बोझ उठा रहा है। समस्या यहाँ है कि क्या ये होना चाहिए था? क्या हर ज़िले में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी जहाँ नीट की परीक्षा या फिर आईआईटी या फिर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की व्यवस्था हो पाए, ताकि जो भी महिलाएं हैं जितना अपने घर के नज़दीक रहेंगी उतना गार्जियनशिप में रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि जब मैच्योरिटी कम होती है
तो बहुत सारा समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो उन बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हर ज़िलों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गार्जियनशिप में बच्चे और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि पटना में ही क्यों पढ़ना, हर ज़िले में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात, आपने एक और मुद्दा उठाया कि जो हॉस्टल ओनर थे, इनिशियली इन हॉस्टल ओनर्स वर हैंड टू माउथ या फिर बहुत बेसिक मिनिमम से अपना गुजारा कर रहे थे, और 2-4 सालों में इनका बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाना या प्रोग्रेस हो जाना, ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इसमें पुलिस अधिकारियों को इनकम टैक्स की मदद लेनी चाहिए, टैक्स डिपार्टमेंट से पता करना चाहिए कि इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आया, क्या वाकई में इस तरह का मामला है कि इन लोगों के द्वारा देह का व्यापार किया जा रहा है। तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। तो ये भी होना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो इनकी ऊपर जो है सज़ा का मामला और बढ़ जाता है। इनफैक्ट इट इज़ मोर हीनस देन व्हाट दे हैव कमिटेड, मोर हीनस देन द ऑफेंस ऑफ रेप। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सबसे आखिरी सवाल ये है कि ऐसे विषय जिसमें हम लोग दुष्कर्म जैसा मामला देखते हैं, आए दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही है, और बावजूद इसके कहीं ना कहीं बैकडोर से ये लोग जो है कहीं ना कहीं सज़ा कम करवा लेते हैं, ये लोग जो है बेल ले लेते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों के साथ कि कोई भी एग्जाम्पल ऐसा सेट नहीं किया जा रहा है जिससे कि लोग डरें, जिससे कि लोग ऐसे दुष्कर्म और हत्याओं जैसे केसेस को जो है कम करें। ऐसे दुराचारियों के साथ, ऐसे हैवानियत करने वाले लोगों के साथ, माने सही में कोई न्याय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इन लोगों को कठोर से कठोर दंड मिले, या जो रेपिस्ट होते हैं उन लोगों के लिए सही में क्या सज़ा मुकर्रर है और कैसे ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं कुछ ही सालों में। यहाँ ये बताना आपको अनिवार्य होगा कि रेप के केसेस में कोर्ट का रुख हमेशा से सख्त रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे काफ़ी मौका मिला है ट्रायल कोर्ट में ट्रायल केसेस में अपीयर होने का। तो मैं बता सकता हूँ इस केस में आप निश्चिंत रहें, न्यायालय का सख्त रुख शुरू से ही रहा है। ऐसे कुकर्मियों को न्यायालय बहुत जल्दी रिलीफ नहीं देती है, न्यायालय उनको बेल नहीं देती है, बेल नहीं, और ख़ास करके तब जब इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। तो जब तक मुझे ऐसा समझ में आता है कि इस तरह के हीनस ऑफेंसेस में, मेरा ऐसा ओपिनियन है, दो बेल इज़ अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि, और ऐसा देखता आ रहा हूँ कि रेप के केसेस में जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो जो भी एक्यूज्ड होते हैं उनको इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है। तो हम लोग न्यायालय की तरफ से ये तो सुनिश्चित है कि आरोपियों को इतना जल्दी बेल नहीं मिलने जा रहा है जब तक कि न्यायालय इस बात को लेके आश्वस्त, सैटिस्फाइड नहीं हो जाता है कि इट इज़ अ गुड केस फॉर बेल। अन्यथा इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में न्यायालय का कभी भी रुख लिबरल नहीं रहा है, हमेशा स्ट्रिक्ट रहा है। पीनल प्रोविजंस भी कहता है, तो न्यायालय का रुख हमेशा सख्त रहा है, बीट सेशंस कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों ही कोर्ट का रुख बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा है। एक बात जो आपने अभी पिछला सवाल किया था कि हॉस्टल में जो लड़कियां रहने आती हैं, हम लोग यहाँ पर हम एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहेंगे आपको कि हमारा जो पीनल प्रोविज़न है, स्पेशली पनिशमेंट फॉर रेप, जो सेक्शन 64 BNS में डिफाइंड है, उसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 का F, मैं थोड़ा सा उस पार्ट को पढ़ना चाहूँगा क्योंकि आपके भी जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, जिन्होंने कानून बनाया है, संसद ने, पार्लियामेंट ने, उसने स्पष्ट रूप से इसको कैटेगराइज किया है कि बीइंग अ रिलेटिव, गार्जियन और टीचर ऑफ और अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी टुवर्ड्स द वुमन कमिट्स रेप ऑन सच वुमन। जहाँ तक मुझे जब इस न्यूज़ की जानकारी मिली थी तो मुझे ये भी पता चला है कि जो हॉस्टल के वार्डन हैं या जो मालिक हैं, शंभू गर्ल्स हॉस्टल जी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट सामने नजर आ रहा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का ही इन्वॉल्वमेंट का मामला कि है, उसने भी रेप कमिट किया है। और इसमें वार्डन जो है, बीइंग अ पर्सन इन ट्रस्ट, जो व्यक्ति आप गार्जियन के रूप में वहाँ थे, आपका काम था उस बच्ची का की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपका काम था, पर आप वहाँ पर गार्जियन नहीं बने, आप हैवान बन के सामने आए हैं। तो न्यायालय कभी भी और क्योंकि ये कैटेगराइज कर दिया गया है सेक्शन 64 में, सब क्लॉज 2 सब क्लॉज F में, तो इस कैटेगराइजेशन के तहत भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यायालय इसको बेल देने नहीं जा रही है। बहुत कठिनाई जो भी परिस्थिति होगी, जब तक न्यायालय को ये नहीं समझ में आ जाता है
और ये तब तक न्यायालय को शायद समझ में नहीं आएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा। न्यायालय इतनी जल्दी इस तरह के मामले में हमेशा से सख्त रही है, शुरू से सख्त रही है। सवाल एक और है सर कि जहां वो बच्ची रहती थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, वहां के 2.5 घंटे का सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब है। दूसरी बात यह है कि उस बच्ची के कमरे में जो बेडशीट थे, जो बेड था, जो वहाँ सामान थे बिखरे पड़े थे, उन सब को सुलझा दिया गया है एसआईटी का वहाँ पहुँचने से पहले। दूसरा सबसे ज़रूरी पक्ष जो ये है कि उस बच्ची के कपड़े पे जो खून लगा हुआ था, उस कपड़े को नष्ट कर दिया गया है, जो कि अब एसआईटी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। और उसके परिवार के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि हॉस्टल की जो वार्डन थी, उन्होंने पैसे ऑफर किए हैं उस परिवार को खरीदने के लिए कि अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए और ले दे करके मामले को सेटल कीजिए। इसके लिए क्या मतलब कानून में है, क्या प्रावधान है, कितना सज़ा मिलना चाहिए, और लास्टली आप ये भी बता दीजिएगा कि रेप के लिए भारतीय कानून में कितना सज़ा मुकर्रर है, माने कितना साल का सज़ा हो सकता है? देखिए, तो पहले तो मैं रेप के लिए बता दूं कि जिस तरह का ये ऑफेंस है इसमें 10 साल से लेकर के लाइफ टर्म तक की सज़ा है। और ये कोर्ट तब तय करता है जब एफआईआर होता है। बच्ची माइनर भी है। बच्ची माइनर भी है। साथ साथ पॉक्सो भी इसमें आ जाता है। तो एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो चार्जशीट जमा होती है। चार्जशीट के बाद न्यायालय जो है चार्जशीट के आधार पे जो एक्यूज्ड हैं जिसके अगेंस्ट चार्जशीट सबमिट हुआ, इनफैक्ट अगर न्यायालय ये भी पाती है कि कोई और भी व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट भी न्यायालय या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं तो कॉग्निजेंस ले सकती है। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है चार्ज फ्रेम होता है और चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल का दरवाज़ा शुरू हो जाता है। यानी जो भी गवाह वगैरह या जो भी सबूत पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए हैं उस पर कोर्ट जो है विचार करती है, वो सब सामने न्यायालय के लाया जाता है और फिर जो है सज़ा मुकद्दर की जाती है कि किनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम। तो जिस तरह का ये ऑफेंस है तो हम लोग न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा, न्यायालय जो है माननीय न्यायालय इसमें मैक्सिमम सज़ा देगी, क्योंकि ये काफ़ी हीनस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है। और रही बात जो इराडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, इराडिकेशन ऑफ एविडेंसेस, इसमें जो भी कुछ फैब्रिकेट कर रहे हैं या कोई एविडेंसेस के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं उनके लिए 2 साल या 2 साल से ऊपर तक की सज़ा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों को भी पुलिस बुक करेगी जहाँ जहाँ पाएगी। और मुझे यकीन है एसआईटी का, डीआईजी साहब ने एसआईटी का गठन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार पुलिस जो है इसमें उचित कार्रवाई करेगी और जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो एविडेंस से छेड़खानी करने वाले व्यक्ति हों, जो भी इस तरह के व्यक्ति होंगे उनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की जाएगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि समाज को, सोसाइटी को, उन क्रिमिनल्स को खास करके ये मैसेज जाए कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो सरकार आपको नहीं छोड़ेगी, पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, न्यायालय आपको नहीं छोड़ेगा और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। चलिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और साथ साथ हमको ये भी बताया गया, इन्होंने ये भी बताया कि ऐसे केसेस में जो है 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा रेपिस्ट को हो सकती है और 2 से 4 साल तक की सज़ा उन लोगों को हो सकती है जिन्होंने सबूतों को मिटाने का और नष्ट करने का प्रयास किया। बाकी मेरा नाम रमनीक राज है, आप इस वीडियो को मीडिया दर्शन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।